दोस्तों, एस्ट्रो अर्पित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भावों में कौन से ग्रह सबसे ज्यादा बली होते हैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। साथ ही आपको कुंडली का फलादेश कैसे किया जाए यह भी बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली है क्या। मित्रों, जब भी कोई कुंडली का निर्माण होता है तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, यह हम सभी जानते हैं। परंतु कुंडली दो प्रकार की होती है, एक तो चंद्र कुंडली और एक लग्न कुंडली। जो ग्रह लग्न कुंडली में बलवान होता है वो ग्रह कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली में कमजोर भी हो जाता है मित्रों। और जो ग्रह लग्न कुंडली में कमजोर होता है वो हो सकता है कि चंद्र कुंडली में बलवान हो, यह भी देखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही काल पुरुष की कुंडली जो होती है वह कुंडली हमारे जीवन का एक, मान लीजिए, एक स्रोत है। जैसे कि प्रतिदिन 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, 11 बजते हैं, तो यह तो निश्चित है कि प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटों में जो घटनाएं घटती हैं वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से घटती हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक राशि का मान, जैसे कि मेष राशि है तो मित्रों मेष राशि का मान 30 अंश होता है। किसी भी राशि का मान 30 अंश होता है, ठीक है ना। और 30 अंश का मतलब है, जैसे कि सूर्य एक राशि पर 30 दिन भ्रमण करता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राशि पर 30 दिन ही सूर्य क्यों चलता है। इसी के आधार पर हमारा जो ज्योतिषीय सिद्धांत है वह 9 नक्षत्रों की गणना जब करते हैं तो एक राशि का मान 30 अंश होता है और एक नक्षत्र का मान होगा मित्रों, जैसे कि यहां मैं लिख दूं अश्विनी, ठीक है ना। तो मित्रों, यह जो अश्विनी नक्षत्र है, यह अश्विनी नक्षत्र का मान है 13 अंश 20 कला, ठीक है ना। यह नक्षत्र का मान है 13 अंश और 20 कला। मित्रों, एक चरण का मान कितना हुआ? एक चरण का मान होगा, जैसे कि Q, इसका मान होगा 3 अंश 20 कला। अब आप 4 चरणों का मान लगा लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान है, 3 अंश 20 कला एक चरण का मान है और एक राशि का मान है 30 अंश, और एक राशि का मान 30 अंश होता है। हमारा सूर्य सिद्धांत कहता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन सूर्य एक राशि पर भ्रमण करता है मित्रों, और उस राशि से परिवर्तन जब करता है दूसरी राशि में तो हम कहते हैं कि सूर्य की संक्रांति है। समझ रहे हैं मित्रों? तो यह संक्रांति ही हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय होता है, और यह जो लग्न होती है वह भी सूर्य सिद्धांत के अनुसार ही चलती है। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि लग्न सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लग्न, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें यही देखा जाता है कि लग्न में मंगल तो नहीं है,
मंगल यदि लग्न में होता है तो कुंडली मंगली हो जाती है मित्रों। साथ ही मैंने जो आपको भावों के बारे में बताया वह तो चर्चा हो गई है। अब मैं आपको एक ऐसा सूत्र देने वाला हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। जैसे हम कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं तो उसमें एक लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मित्रों यह 12 भाव होते हैं और 12 भाव में आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र देने वाला हूं जिससे आप चर और स्थिर और द्विस्वभाव राशियों को अलग अलग तरीके से समझ पाएंगे। अब इसमें मैं आपको बताऊं चर राशियां कौन है, तो देखिए आप, इसमें हमने लिखा चर, तो चर कौन सी है, 1 4 7 और 10। मित्रों यह चर है। अब चर के बाद स्थिर राशियां, तो मित्रों स्थिर जो राशियां हैं वो है 2 5 8 और 11। मित्रों यह हो गई स्थिर राशियां। और द्विस्वभाव राशियां कौन सी होंगी, द्विस्वभाव राशियां होंगी मित्रों 3 6 9 और 12। चर स्थिर द्विस्वभाव, यह तो एक तरीका है जानने का, परंतु हम आज आपको उस विषय के आधार पर बताने वाले हैं जो कि आप एक बार ही पढ़ेंगे और आपको तुरंत फलादेश निकालना आ जाएगा। ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ ये कहता हूं कि आपको फलादेश करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। यह एक, केवल एक बात को ध्यान रखना है, ये 1 है और 1 में 3 को जोड़ना है, तो ये हो गए 4 3 होंगे 7 3 होंगे 10, ठीक है ना। तो ये चर राशियां निकल आई, ठीक है मित्रों। अब 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 2 में जब 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 3 8 हो जाएंगे, 8 3 11 हो जाएंगे। तो मित्रों स्थिर राशियां निकाल आए। अब हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, 3 में 3 जोड़ 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। हमारी राशियां जो हैं सब निकल आई। ये चर राशि निकली, ये स्थिर राशि निकली, ये द्विस्वभाव राशि निकली। अब आपको केवल ये भाव आपको समझना है कि केंद्र, जैसे कि केंद्र कहते हैं 1 4 7 और 10 को, और त्रिकोण कहते हैं 1 5 और 9 को। यह जो त्रिकोण है यह लक्ष्मी जी का भाव है जो कि कभी अशुभ नहीं होता। इसमें कोई भी राशि हो, वह राशि भी 50%, वह ग्रह कितने भी खराब हो परंतु वह अशुभ प्रभाव नहीं देगा, ठीक है ना। अगर कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों से संबंध बना लेता है तो वह आपकी कुंडली में भाग्योदय का कारक ग्रह माना जाता है। कैसे माना जाता है मित्रों, यह भी समझ लीजिए। जैसे कि इस कुंडली में यदि हम यह कुंडली बनाएं और इसी कुंडली को हम
यहाँ पर 2 अंक लिखे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11। जब यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा तो इस कुंडली में शनि कारक ग्रह हो जाएंगे। और शनि मान लीजिए इस ग्रह में केंद्र में या त्रिकोण में कहीं भी बैठ जाएंगे तो उस व्यक्ति का जीवन पर जितना ज्यादा प्रभाव शनि का होगा और जितनी ज्यादा शनि की कृपा और शनि की महादशा में उसको फल मिलेगा, उतना फल उसको किसी और महादशा में प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना मित्रों, क्योंकि फिर इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह बनेगा वो शनि बनेगा। और शनि की ही 7.5 में, शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में उस व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में उसके विवाह है, उसका लव लाइफ, उसकी मैरिड लाइफ, उसके व्यापार के योग भी बनेंगे तो इस कुंडली के आधार पर ही बनेंगे। क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा यदि किसी को महत्व दिया जाता है तो वो लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से ही यह पता चलता है कि कौन सा ग्रह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है ना। तो मित्रों, यह बात को जानना बहुत ही खास है। जब भी किसी कुंडली को आप देखते हैं तो सबसे पहले कुंडली में यह देखना चाहिए कि कुंडली में, जिस कुंडली में लग्न में जो राशि लिखी हुई है वह राशि क्या क्रूर राशि है या सौम्य राशि है। अब आप यह अगर नहीं जानते कि क्रूर राशि किसे कहते हैं और सौम्य राशि किसे कहते हैं तो वह भी मैं बता देता हूं। जैसे कि मित्रों, जैसे क्रूर राशि होती है 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या है। और सौम्य राशि होती है 2, 4, 6 और 8 आदि, ये होती हैं सौम्य राशियां। जब भी कोई ग्रह क्रूर राशि में बैठता है और उसकी लग्न भी क्रूर राशि की होती है तो उस व्यक्ति में यदि वो ग्रह क्रूर हुआ, मतलब शनि हुआ या सूर्य हुआ या मंगल हुआ या राहु या केतु हुए या चंद्रमा स्वयं हुआ, तो उस व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता जरूर होगी, वो क्रोधी होगा, यह बात निश्चित है। परंतु फिर यह भी देखा जाता है कि जो ग्रह है वो किस राशि पर दृष्टि दे रहा है। यदि वह दृष्टि भी क्रूर राशि पर दे रहा है, बैठा भी क्रूर राशि में है, तो उसमें पुरुषोचित गुण पाए जाएंगे, स्त्रियोचित गुण कम पाए जाएंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब सोम राशि में उसकी लग्न है वृष राशि की और चंद्रमा जाकर कर्क राशि में बैठ जाए, उच्च का होगा, तो उस व्यक्ति में स्त्रियोचित गुण ज्यादा पाए जाएंगे। ढोलक बजाना, गाना, लड़कियों के साथ में ज्यादा बातचीत करना, यह उसमें सहज ही पाया जाएगा। और सौम्यता, वह सुंदर भी होगा। तो यह किसके द्वारा पता चलेगा? सौम्य राशियां और क्रूर राशियों के बारे में। यदि आप सौम्य राशियां और क्रूर राशियों के बारे में नहीं जानते तो एक बार पूर्ण तरीके से यह समझ लीजिए कि क्रूर राशियां कौन है और सौम्य राशियां कौन है। समझना बस इतना ही है कि स्त्रियोचित राशियां कौन सी हैं। स्त्रियोचित राशियां हैं जो सौम्य राशियां हैं, उन्हें स्त्रियोचित राशि कहते हैं, और जो क्रूर राशियां हैं उन्हें पुरुषोचित राशि कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को। यदि आप इसी तरह से कुंडली को सीखना चाहते हैं, बहुत ही शीघ्रता से फलादेश करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को वॉच करिए। और इस वीडियो में मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो फलादेश करने में आपको समस्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री।